दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारे चैनल टारगेट स्टडी क्लासेस को। यहाँ देख लीजिए बायोलॉजी के पार्ट 1 को, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। यहाँ जैव प्रक्रम समझ लीजिए क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से लक्षण का कार्य करते हैं उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। यहाँ उदाहरण में देख लीजिए पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देख लीजिए उपचयी क्रिया क्या होता है। जो उपचयी क्रिया होता है उसमें क्या होता है उसे देख लीजिए। वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ, जो सरल कार्बनिक पदार्थ होता है उसे जटिल कार्बनिक पदार्थ में अवशोषण करते हैं, उसे ही उपचयी क्रिया कहते हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में देख लीजिए उदाहरण में प्रकाश का संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण करता है इसे फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। इस प्रकाश का संश्लेषण ये उपचयी क्रिया करता है। यहाँ देख लीजिए दूसरा अपचयी क्रिया क्या होता है। अपचयी क्रिया में क्या होता है देख लीजिए। वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में विखंडित हो जाते हैं। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होगा वहाँ सरल कार्बनिक पदार्थ में विखंडित टूट जाएगा, उसे ही अपचयी क्रिया कहेंगे। यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं दोस्तों आप श्वसन और पाचन। जो श्वसन और पाचन होता है उसमें अपचयी क्रिया होता है। यहाँ देख लीजिए नोट्स में कुछ देख लीजिए। विकास की दृष्टि से मानव सर्वाधिक विकसित प्राणी है। जो मानव है सर्वाधिक सबसे अधिक विकसित प्राणी है। यहाँ देख लीजिए जिसके शरीर में निम्न मुख्य अंग होते हैं, और मानव के शरीर में निम्न मुख्य मतलब बहुत ही मुख्य अंग होते हैं, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ देख लीजिए पहला मुख्य अंग क्या है तो पाचन तंत्र है, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा परिसंचरण तंत्र, चौथा है उत्सर्जन तंत्र। इसे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में आता है। बोर्ड परीक्षा में एग्जाम में इसको पूछा जाता है। इस चारों में से एक ना एक जरूर आएगा आपके बोर्ड पेपर में। यहाँ देख लीजिए पहला टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है उसको जान लीजिए। वह प्रक्रम जिसमें जीवधारियाँ अपने पर्यावरण से पोषकों को अंत ग्रहण करता है। देख सकते हैं दोस्तों पहला टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है उसका परिभाषा देख लीजिए। वह प्रक्रम जिसमें जीवधारियाँ अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतर्ग्रहण करते हैं। मतलब जो भी जीवधारियाँ हो वो अपने पोषण को अपने मतलब भोजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और पाचन करते हैं। उसी भोजन का पाचन करते हैं और शोषण करते हैं। वह शरीर द्वारा रक्षण के लिए उसका प्रयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। यहाँ देख लीजिए पोषण के प्रकार देख लीजिए। पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं। पोषण स्वपोषी पोषण होते हैं और विषम पोषी पोषण होते हैं। इस प्रकार पोषण के 2 प्रकार होते हैं। इसे दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे। यहाँ देख लीजिए पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कह सकते हैं, स्वपोषण का पोषण कह सकते हैं, दोनों बात बरोबर है। स्वपोषी पोषण देख लीजिए ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे के रूप में भोजन अपने स्वयं बनाया जाता है। मतलब भोजन को स्वयं निर्माण कर लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण के रूप में। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं निर्माण कर लेते हैं, उससे वह स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए स्वयं पोषी पोषण हो गए। दूसरा देख लीजिए विषम पोषी पोषण को। विषम पोषी पोषण ऐसे जीव होते हैं जो मतलब इसके अंतर्गत जो ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वह विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। यहाँ देख लीजिए यहाँ पर मनुष्य, हम भी जो है मनुष्य, जो भी मनुष्य हैं वो विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। कवक भी आते हैं, जीवाणु भी आते हैं, ये सब विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। इसे आप देख सकते हैं। ये दोस्तों दूसरा टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है उसका परिभाषा देख लीजिए। जो पदार्थ अघुलनशील होता है, मतलब जो घुलने का योग्य नहीं होता है, उसे घुलनशील में परिवर्तित करता है। उसे घोलने के लिए उस घुलने के रूप में परिवर्तित करता है और उसको एक घुलनशील योग्य बना देता है और उसको उस घुलने के योग्य बना देता है, उसे पाचन कहते हैं। आई होप आप पाचन तंत्र समझ चुके होंगे, पाचन क्या होता है उसको समझ चुके होंगे। यहाँ देख लीजिए यह पाचन तंत्र का चित्र है, मनुष्य का चित्र है। यहाँ देख लीजिए मुँह, यहाँ मुँह है या फिर इसको मुख भी बोल सकते हैं। यहाँ देख लीजिए यहाँ ग्रसनी है, यहाँ पिताशय या पिताशय है, या यकृत है या पूरा यकृत है। यहाँ देख लीजिए आमाशय है। यहाँ देख लीजिए बड़ी आता है। आपको समझा दे रहे हैं, पहले हम भोजन मुंह से ग्रहण करते हैं, फिर ग्रसनी के रास्ते होते हुए यहाँ आता है, आमाशय तक आता है। आमाशय मतलब पेट होता है आपका, उदर होता है, आमाशय तक आएगा, फिर पुनः यहाँ से छोटी बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत के बाद बचे हुए भोजन छोटी आंत में आएगा। इस प्रकार से सड़ बाहर चला जाएगा।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए मुख तथा मुख गुहा, इसे मुख तथा मुख गुहा के नाम से जाना जाता है। यहाँ देख लीजिए क्या हो इसके बारे में कुछ। मुख द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं? तो मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, ये सभी जानते हैं। मुख से लार नामक ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लार भोजन को निगलने में, मतलब भोजन को पचाने में, निगलने में सहायता करती है। भोजन जो हम खाते हैं उसको अंदर ले जाने में सहायता करती है। तो कौन करती है? लार करती है। यहाँ देख लीजिए ग्रसनी, ग्रसिका क्या होती है, या फिर ग्रसनी भी कह सकते हैं। यहाँ देख लीजिए निगल द्वार है, ग्रसनी एक निगल द्वार है। इसमें भोजन नहीं पचता, इसमें मतलब भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ग्रसनी से भोजन अमाशय तक जाता है। जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी से भोजन अमाशय तक जाता है। यहाँ देख लीजिए अब अमाशय आ गया। अमाशय में भोजन आता है, मतलब अमाशय से, यहाँ से ग्रसनी से भोजन अमाशय में जाता है, अमाशय से फिर अमाशय में भोजन आ गया। यहाँ देख लीजिए इससे जठर नामक ग्रंथि निकलती है। जो अमाशय होती है, अमाशय से जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। तो इसमें जठर रस निकलता है। तो जठर नामक ग्रंथ से पाई जाएगी तो जठर रस निकलेगा, वो सभी जानते हैं। जठर रस में HCl, पेप्सिन, रेनिन पाया जाता है। जो जठर अमाशय होता है, जो जठर रस निकलता है उसमें पेप्सिन, HCl, रेनिन पाया जाता है। यहाँ देख लीजिए अब छोटी आंत में, छोटी आंत में पुनः आ जाता है आपका भोजन। यहाँ देख लीजिए अमाशय में भोजन अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है, मतलब अमाशय से भोजन जो होता है वो छोटी आंत में आ जाता है। यहाँ देख लीजिए छोटी आंत में भोजन का अधिक पाचन हो जाता है, मतलब छोटी आंत जो होता है उसमें भोजन अधिक पच जाता है। तथा अवशोषण जल तथा भोजन ही बचे होते हैं, मतलब जो अवशोषण जल होता है और कुछ भोजन होता है वो बचे होते हैं, जो अब पुनः आते हैं बड़ी आंत। यहाँ देख लीजिए बड़ी आंत, यह 1.5 मीटर लंबा तथा 1.7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसमें जो शेष भोजन में बचा होता है, मतलब जो शेष भोजन बचा होता है और जो शेष जल बचा होता है वो इसमें आकर पाचन होता है। और जो बच जाता है वह इसके गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। यहाँ देख लीजिए गुदा द्वार है, गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है जो अशुद्ध पदार्थ होता है। आई होप आप इस पेज को समझ चुके होंगे। हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों तीसरा टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन एक जैविक क्रिया है, मतलब जीने के लिए श्वसन आवश्यक है। श्वसन एक जैविक क्रिया है। यहाँ देख लीजिए मनुष्य को जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। मनुष्य जीता है तो श्वसन के माध्यम से जीता है। यहाँ देख लीजिए मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यह प्रक्रिया ही श्वसन कहलाता है। योग आप श्वसन समझ चुके होंगे। यहाँ देख लीजिए चित्र में, यहाँ देख लीजिए यह कंठ है, यहाँ श्वास नली है, यहाँ देख लीजिए श्वसनी है, यह श्वसनी है। यहाँ देख लीजिए ये कूपिका है, सब कूपिका है। यहाँ डायफ्राम है, इसको डायफ्राम कहते हैं। यहाँ देख लीजिए नासा द्वार क्या होता है उसे देख लीजिए। चेहरे पर स्थित नाक में 2 छिद्र होते हैं, मतलब नाक को ही नासा द्वार कहते हैं। चेहरे के जो स्थित होते हैं 2 छिद्र उसी को नासा द्वार कहते हैं। यहाँ देख लीजिए नासा गुहा अंदर में टेढ़ी मोटी घुमावदार खुला होता है, मतलब टेढ़ी हुई होती है, कहीं कहीं मोटी हुई होती है और घुमावदार होता है। यह मार्ग डाइनाइल स्थिरियों से बना होता है। जो डाइनाइल स्थिरियों होती है उससे बना होता है यह नासा द्वार। यहाँ देख लीजिए और स्नेसिक झिल्ली से ढका होता है, मतलब किससे ढका होता है? स्नेसिक झिल्ली से ढका होता है। यहाँ देख लीजिए श्वासनाल क्या होता है इसे देख लीजिए। श्वासनाल की लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर होती है। यहाँ देख लीजिए 5 से 2 सेंटीमीटर व्यास होती है, मतलब इसका 5 और 2 सेंटीमीटर की व्यास होती है। प्रत्येक श्वासनी फेफड़े में जाकर चली जाती है, मतलब जो श्वासनी होती है वो फेफड़े में जाकर वहीं मिल जाती है। यहाँ देख लीजिए कंठ या स्वर तंत्र, मतलब इसे कंठ भी कह सकते हैं या स्वर तंत्र भी कह सकते हैं। यहाँ देख लीजिए ग्रसनी के भीतर भाग में, मतलब भीतरी भाग में निगल द्वार से पहले, मतलब जो निगल द्वार होता है उससे जस्ट पहले एक छिद्र होता है, मतलब छिद्र होता है उससे कंठ द्वार कहते हैं, उसी को कंठ द्वार कहते हैं। जो नासा द्वार से पहले एक छिद्र होता है उसे ही कंठ द्वार कहते हैं। और भोजन निगलने के समय वह खुल जाता है, और जब हम भोजन निगलते हैं अंदर खाते हैं तो वह खुल जाता है। यहाँ देख लीजिए फेफड़ा को समझ लीजिए।
मनुष्य में 2 फेफड़ा पाया जाता है। जो मनुष्य होता है उसमें 2 फेफड़ा पाया जाता है, 1 जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है। 2 फेफड़ा मनुष्य का श्वसन का अंग होता है। मतलब जो फेफड़ा होता है जो 2, वो मनुष्य का श्वसन के लिए अंग होता है। यहाँ देख लीजिए फेफड़े के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। मतलब एक पतली झिल्ली भी पाई जाती है फेफड़े के चारों तरफ। आई होप आप इस पेज को समझ चुके होंगे। हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है उसे देख लीजिए। शरीर में अनेक क्रिया होती है। मतलब जो शरीर हमारा है उसमें अनेक प्रकार की क्रिया होती है। तो जो पदार्थ अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, मतलब जो अवशिष्ट होते हैं, मतलब खराब पदार्थ होते हैं उसे वो बनते हैं। तो आगे देख लीजिए तो वे पदार्थ कभी कभी विषैले हो जाते हैं। मतलब जो खराब पदार्थ होते हैं कभी कभी विषैले हो जाते हैं। इन्हीं अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। समझ चुके होंगे आप। यहाँ उत्सर्जी अंग देख लीजिए किसके किसके द्वारा हम उत्सर्जन कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए मानव शरीर में वृक्क मुख्य अंग है। जो वृक्क होता है वो मानव शरीर के सबसे मुख्य अंग होता है। उसके बाद से देख लीजिए एक मूत्रवाहिनी एक मतलब मूत्रवाहिनी होती है, वो भी उत्सर्जन का काम होता है। यहाँ देख लीजिए एक मूत्राशय, जो मूत्राशय होता है वो भी उत्सर्जन का काम करता है। यहाँ देख लीजिए एक मूत्रमार्ग से भी उत्सर्जन का कार्य होता है। यहाँ त्वचा से भी उत्सर्जन किया जाता है, फेफड़ा से भी किया जाता है आदि। यहाँ देख लीजिए उत्सर्जी अंग, ये सभी उत्सर्जी अंग है। यहाँ पहला देख लीजिए आप वृक्क के बारे में देख लीजिए। ये जो एक जोड़ी वृक्क है, 2 वृक्क है दोनों तरफ, उसे देख सकते हैं आप। यहाँ देख लीजिए अर्धवृक्क ग्रंथि है, जो अर्धवृक्क ग्रंथि है उसे यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ देख लीजिए इसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। जो आई है नल की उसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यहाँ देख लीजिए मूत्राशय, इसे मूत्राशय कहते हैं। इसे देख लीजिए मूत्रमार्ग या फिर शीशन कहते हैं। मूत्रमार्ग या शीशन कहते हैं, इसे देख सकते हैं। यह सब क्या है उत्सर्जन तंत्र है, इसे समझ चुके होंगे आप। यहाँ देख लीजिए उत्सर्जन क्या होता है उसका एक और परिभाषा यहाँ देख लीजिए। मानव में उत्सर्जन तंत्र की में एक जोड़ा वृक्क मतलब किडनी होता है। किडनी, एक मूत्रमार्ग, एक मूत्राशय, एक मूत्रवाहिनी होती है। ये सभी मतलब वृक्क में पाए जाते हैं। वृक्क अंदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। मतलब रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होता है वृक्क। यहाँ देख लीजिए वृक्क में मूत्र बनाने के बाद मूत्रवाहिनी में होता है। मतलब जो वृक्क में मूत्र बनने के बाद जो वृक्क में मूत्र बनता है उसके बाद मूत्रवाहिनी में होता है। मतलब उसके बाद मूत्रवाहिनी में होता है, उसके बाद मूत्राशय में आ जाता है, उस पुनः मूत्राशय में आ जाता है तथा तब तक एकत्रित होता रहता है। तब तक वह एक स्थान पर एकत्रित मतलब जुटता रहता है जब तक मूत्रमार्ग से यह निकल न जाए। मतलब जब तक ये अवशिष्ट पदार्थ आपके शरीर से बाहर मूत्रमार्ग के रास्ते न निकल जाए तब तक वह एकत्रित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। यहाँ देख लीजिए दोस्तों हृदय की संरचना, ये चौथा टॉपिक है आपका हृदय की संरचना। मनुष्य का हृदय एक कोमल अंग होता है। कैसा होता है? तो कोमल अंग होता है और यह एक मुट्ठी के आकार का होता है। जो मुट्ठी ऐसे आप मुट्ठी बांधेंगे इसी के आकार का होता है। देख लीजिए एकदम सेम इसी के आकार का होता है। यह एक मुट्ठी का आकार का होता है। इसमें 4 कक्षाएं पाई जाती हैं। मतलब 4 कोष्ठक पाई जाती हैं। यहाँ देख लीजिए दायां निलय, जो 4 कक्षाएं पाई जाती हैं उसका नाम देख लीजिए दायां निलय। यहाँ देख लीजिए बायां निलय, यहाँ दायां अलिंद, बायां अलिंद। इसको आप समझ सकते हैं, इसे ये बहुत काम आएगा। देख लीजिए यह दोनों फेफड़ों के तरफ डायफ्राम के कुछ बाईं ओर स्थित होती है। हृदय पंप की तरह कार्य करता है। जो हृदय होता है वो पंप की तरह कार्य करता है। यह हमेशा लगातार कार्य करता रहता है। मतलब हृदय हमेशा लगातार करता रहता है। जब तक आपके शरीर में जान रहेगा तब तक यह कार्य करता रहेगा। सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। जो सामान्य हृदय होता है किसी भी व्यक्ति का वह 70 से 80 बार 1 मिनट में धड़कता है। यहाँ देख लीजिए हृदय की सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचलन
तथा फैलने की अवस्था को अनुशीलन कहते हैं। इसे आप समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए कार्य देख लीजिए, हृदय का कार्य क्या होता है उसे समझ लीजिए। यहाँ देख लीजिए हृदय का मुख्य कार्य बिना थके हुए जीवन भर शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर को पहुंचाना का होता है। मतलब हृदय बिना थके हुए शरीर में पूरा चारों तरफ रुधिर को पहुंचाता है, यही उसका कार्य होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में अशुद्ध रुधिर शिराओं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है। हृदय इस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए फेफड़े में पहुंचाता है। मतलब फेफड़े में पुनः हृदय पहुंचा देता है। इस रुधिर को शुद्ध करने के लिए, मतलब जो रुधिर होता है उसको शुद्ध करने के लिए हृदय धड़कता रहता है। हृदय क्यों धड़कता है? तो शुद्ध रुधिर जो अशुद्ध रुधिर होता है उसी को शुद्ध करने के लिए। यहाँ देख लीजिए हृदय में 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। हृदय जो होता है उसमें 2 प्रकार के नलिकाएं पाई जाती हैं। पहला देख लीजिए, पहला यहाँ धमनी है और दूसरा यहाँ शिरा। यही एक धमनी नलिका होती है, एक शिरा नलिका होती है। जाके यहाँ धमनी के शुद्ध रुधिर का बहाना है, मतलब शिरा और धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। जो शिरा होगा और धमनी होगा उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। यहाँ देख लीजिए शिराओं से अशुद्ध रुधिर बहता है, मतलब शिरा से अशुद्ध रुधिर बहेगा और धमनी से शुद्ध रुधिर बहेगा। यहाँ देख लीजिए हृदय का चित्र देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए फुसफुस धमनी है या फुसफुस धमनी है। यहाँ दायां अलिंद है, दायां अलिंद या डाई है। यहाँ देख लीजिए दायां अलिंद यह है, यहाँ बायां नीला है। यहाँ देख लीजिए फुसफुस धमनी यहाँ है, इधर यहाँ है फुसफुस धमनी, इधर यहाँ है फुसफुस धमनी। यहाँ देख लीजिए दायां अलिंद, यहाँ बाईं अलिंद। यहाँ देख लीजिए यहाँ बाईं अलिंद, यहाँ देख लीजिए बायां अलिंद। वही बात है, बायां अलिंद नहीं है, लिंद है। ये देख लीजिए बायां लिंद है। इसे आप समझ सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं, इसे आप नेट से मंगाकर देख सकते हैं। सिंपल मिल जाएगा, नेट से मंगाएंगे तो इससे भी सरल मिल जाएगा वहाँ। हाँ तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए परिसंचरण तंत्र, ये होता क्या है पहले इसके बारे में जान लीजिए। प्राणियों में शरीर में, मतलब जो प्राणी होते हैं उनके शरीर होती है, उनमें विभिन्न पदार्थ का आवश्यकता अनुसार आवागमन मतलब आवागमन की क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने में एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है, उसे ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आई होप आप इसे परिसंचरण तंत्र को समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए प्राणियों के जो शरीर होती है उनमें विभिन्न पदार्थ का आवश्यकता, मतलब जो अलग अलग पदार्थ की आवश्यकता होती है उनके अनुसार आवागमन की प्रक्रिया, जो आने की प्रक्रिया होती है उसे सफलतापूर्वक संपन्न करने में एक विशेष तंत्र का उपस्थिति होती है। तो विशेष तंत्र क्या होता है? तो परिसंचरण तंत्र होता है, उसे ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आप देख लीजिए प्रकार देख लीजिए परिसंचरण तंत्र का कौन कौन सा प्रकार है। तो परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। यहाँ खुला परिसंचरण तंत्र समझ लीजिए, वह परिसंचरण तंत्र जिसमें ऊतकों की कोशिकाएं सदैव रुधिर जैसा परिवहन पदार्थ के सीधे संपर्क में रहती है। जो परिवहन पदार्थ के सीधे संपर्क में रहती है वो खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। यहाँ देख लीजिए कोशिकाएं, मतलब ये क्या है? ये अमीबा उत्तक है। उत्तक देख लीजिए यहाँ उत्तक के कोशिकाएं हैं या कोशिकाएं हैं, इनमें देख सकते हैं आप। यहाँ कोशिकाएं प्लस कोशिकाएं जब मिलेंगे तो उत्तक यहाँ बनेंगे। यही देख लीजिए यह कोशिका है, यह भी कोशिका है, इन दोनों को जब जोड़ा जा रहा है तो यहाँ उत्तक प्राप्त हो रहा है। यहाँ देख लीजिए दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र, वह परिसंचरण तंत्र जिनमें रुधिर वाहिनियों में इसमें वाहिनियों में बनता है और उसमें ऊतकों की रुधिर किसमें बता रुधिर जैसे परिवहन पदार्थ के सीधे संपर्क में रहती है, मतलब परिवहन पदार्थ में रहती है, यहाँ वाहिनियों में रहती है, वाहिनियों से बहता है तथा
शरीर के ऊतक के साथ सीधे संपर्क में कभी नहीं होती है। मतलब शरीर के जो ऊतक होता है उसमें सीधे संपर्क में नहीं होती है, उसमें सीधे संपर्क ऊतक के सीधे संपर्क में रुधिर रहती है, उससे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ऊतक के बारे में जान लीजिए। ऊतक में सीधे रुधिर में संपर्क होता है, मतलब जो ऊतक होता है वह सीधे डायरेक्ट कनेक्शन रखता है रुधिर से। यहाँ देख लीजिए, इसमें नीलेकार नलिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब जो ऊतक होता है उसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं इसलिए खुला परिसंचरण तंत्र है, इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं इसलिए बंद परिसंचरण तंत्र है। यही अंतर है दोस्तों। आई होप आप इस चैप्टर को समझ चुके होंगे। इस चैप्टर को यदि आप पूरा कंप्लीट देख लिए तो इस चैप्टर से बाहर कुछ आपके बोर्ड पेपर में या फिर स्कूल पेपर में आने वाला नहीं है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपनी प्यारी सी सुझाव देने के लिए कमेंट अवश्य करें और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपके बोर्ड पेपर में नहीं आएगा दोस्तों।